हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर जो फर्स्ट है जैव प्रक्रम, इसकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास हमारे कल चली थी, आज ये हमारा सेकंड क्लास है। इस क्लास में आज हम खत्म करेंगे मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ टॉपिक को ऊपर समझ लेना है, जैसे पाचन को। ठीक है, पाचन क्या होता है? पाचन यानी डाइजेशन। पाचन यानी डाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो डाइजेशन का बस मतलब ये है कि हम कुछ भी खाते हैं तो वो उसका पचना शुरू होता है। ठीक है, तो यानी उसको सिंपल वे में समझे। लेकिन अगर हम पाचन को अच्छे तरीके से समझे तो पाचन का मतलब होता है कि किसी भी अघुलित या जटिल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का सरल या घुलनशील पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा? जैसे मैंने कहा कि जटिल, ठीक है, जटिल एवं अघुलनशील अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, कार्बनिक और कार्बनिक कुछ भी हो। ठीक है, जटिल या एवं अघुलनशील पदार्थों का किस में कन्वर्ट होना? सरल सरल एवं घुलनशील सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलना। घुलनशील पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब वो किसी तो वो हमारी भौतिक भौतिक या रासायनिक जैविक क्रियाओं की मदद से, ठीक है, जैविक क्रियाओं की मदद से। ठीक है, यानी हम सिंपल समझे, जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों का किसी भौतिक या रासायनिक जैविक क्रियाओं से सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, तो पाचन का बस सिंपल यही मतलब है, जैसे हमने कोई भोजन किया, वो पचा, उसका एनर्जी में कन्वर्जन हो गया और हमें एनर्जी मिल गई, तो यही हमारा पाचन हम समझते हैं। लेकिन अगर एक्चुअली में कहा जाए तो पाचन क्या होता है? तो पाचन यही होता है कि जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों का किसी भौतिक या रासायनिक जैविक क्रियाओं से ही सरल एवं भौतिक पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मनुष्यों में पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्यों में पाचन तंत्र। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था। अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो है मनुष्य में या मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, यानी मानव का पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। अब देखिए कि पाचन जो तंत्र होता है इसमें बहुत सारे अंग इंक्लूडेड होते हैं, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। अगर हम थोड़ी सी चीजें, बेसिक चीजों की तरफ चले तो हमने पढ़ा था कि हमारे मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, और वो कौन सी इकाई होती है? क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है, वो हमारी होती है कोशिका, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है वो हमारी कोशिका यानी सेल होती है। अगर हम बात करें सबसे छोटी जो इकाई की, कोशिका। ठीक है, अगर ये कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं जब किसी काम को करना शुरू करती हैं, एक साथ संगठित होकर, मिलकर, कंबाइन होकर, ज्वाइन होकर, तो उससे क्या बनता है? ऊतक बनता है, यानी टिश्यूज बनेंगे। ठीक है, और बहुत सारी टिश्यूज किसी पर्टिकुलर वर्क को करेंगे, काम को करेंगे, तो उनसे हमारा क्या बनेगा? एक अंग बनेगा। ठीक है, बहुत सारे अंग मिलकर अगर किसी काम को करेंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा? एक तंत्र बनेगा। ठीक है, और बहुत सारे जब तंत्र मिल जाएंगे तो वो किसी भी जीवधारी का शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वो किसी भी जीवधारी के शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक चीज है जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बना, कोशिका से क्या बने? ऊतक बने, ऊतक से कौन बना? अंग बना, अंग से अंगतंत्र बने, और तंत्र से हमारे शरीर या किसी का भी जीवधारी का शरीर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर बन गया। तो ये बेसिक चीज थी। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें, मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो ऐसे ही बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। अगर वो उन अंगों की हम बात करें तो मेनली हमारे दो अंग इसमें आएंगे। पहला होता है आहार नाल। पहला क्या है? आहार नाल, जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल।
ठीक है, ये हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा क्या होता है, अगर ये पहला है तो दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। ग्रंथियां यानी ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, यही दोनों मिलके पाचन, हमारे पाचन सिस्टम यानी पाचन तंत्र को बनाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अब कहेंगे, आप सोचेंगे कि भाई कैसे दो ही केवल हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी होती है, ये मेन होती है। अब इन सभी के अंदर भी कुछ अंग पाए जाएंगे, वो क्या क्या है वो पहले हम इन अंगों को पढ़ लेंगे, फिर इनके अलग अलग इनको डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद एट लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है किसी भी जीवधारी। हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव में पाचन का तंत्र, पाचन तंत्र में कैसे कैसे ये प्रोसेस के थ्रू किसी भी भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आहार नाल की, तो अगर आहार नाल के बारे में अगर थोड़ा सा हम पढ़ ले, तो आहार नाल क्या होती है, ये हमारे शरीर के मुख यानी यहां से शुरू होकर मल द्वार यानी एनस जाके खत्म होती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी कितनी होती है, 8 से 10 मीटर के होगी। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि 8 से 10 मीटर, इतना बड़ा तो हमारा मानव शरीर ही नहीं होता है। तो बात ये है कि जो इसका एक पार्ट होता है जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, उसकी वो हमारे शरीर में कुंडलित आकार में होती है, मतलब ऐसे एक दूसरे में पास पास बहुत ज्यादा कुंडलित के रूप में होंगी, जैसे किसी रस्सी को आप मोड़ के रख दीजिए, ठीक वैसे ही होती हैं। इस वजह से उसकी ही आधा से ऊपर लंबाई उसी की है, तो इस तरह से ये पूरा आहार नाल की लंबाई हो जाती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब बात करेंगे, अब इसमें बहुत सारे अंग आएंगे, वो कौन कौन से अंग आएंगे, उन अंगों को हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। पहला हमारा अंग अगर आता है, उस पहले अंग का नाम है मुख गुहा। क्या होता है, मुख गुहा, जिसको वकल कैविटी या माउथ कैविटी के भी नाम से जानते हैं। क्या है, वकल कैविटी या माउथ कैविटी। ठीक है, अगर दूसरे अंग की बात करते हैं, अब दूसरा अंग क्या होता है, इन सभी को हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब बात करेंगे, अगर हम बात करें मुख के बाद क्या आता है, ग्रसनी आता है। ठीक है, ग्रसनी आएगा, इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फिरनिक्स बोले या फेरिंग्स बोले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तीसरा की बात, तो तीसरा वो ग्रास नली आता है। ठीक है, ग्रास नली, जिसको हम एसो फेगस बोलते हैं। कई जगह आप बुक में ई से स्टार्ट स्पेलिंग देखेंगे, कई कई जगह ओ से, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ओ से जो स्टार्ट होगा वो अमेरिकन इंग्लिश होगी, जो ई से स्टार्ट होगा वो ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जो चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अंग है पाचन तंत्र का, वो होता है आमाशय। ठीक है, आमाशय यानी हमारा स्टमक, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। ठीक है, इसके बाद अगला अंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आंत कहते हैं। ठीक है, अब ये आंत हमारे शरीर में कितनी होती हैं, तो ये इसको इंटेस्टाइन बोलेंगे। ठीक है, ये कितनी होंगी, ये मेनली दो तरीके की हैं। पहला है हमारे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरी है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे हो गए अंग। ये तो है आहार नाल के, इतने सारे अंग हैं। इस आहार नाल के हमारे कंप्लीटली 5 अंग हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी के भी पार्ट्स होंगे जिसको हम आसानी से पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करेंगे, जो कि हमारी दूसरी जो आएगा, वो है हमारा पाचक ग्रंथि। इस पाचक ग्रंथि में हमारे कितने इंक्लूडेड होंगे, पहला होगा हमारा लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। ठीक है, पहली होंगी हमारी लार ग्रंथि यानी सलेवरी ग्लैंड। दूसरा हमारा होगा क्या, यकृत। यानी लीवर। तीसरा हमारा होगा अग्न्यास, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास। ये हमारे टोटल इतने अंग हो गए। इसको ब्लू से लिख दिया था, ज्यादा सही रहेगा।
ठीक है। तो ये पूरा अंग मिलके ये हमारे पाचन तंत्र को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि आहार नल और पाचक ग्रंथियां नहीं थी, उन आहार नल के कितने पार्ट्स थे और उन पाचक ग्रंथियों की भी पार्ट्स थी। अब इन्हीं सभी को मिला के हमारा क्या बनता है, मनुष्य का पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके इन सभी अंगों को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसको भी हम मिटा देते हैं ताकि जगह मेरे पास रहेगा। यानी हमारा जो पहला है, इसमें ए वाला जो सेक्शन है वो है मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा अगर बात करें तो ये कितने से मिलकर बनेगी, ये भी 3 से मिलकर कंप्लीट होती है। ठीक है, वो क्या क्या है, पहला हमारा है ये हमारा जीव, जी को जिह्वा भी कहते हैं, जीव यानी TONGU, टंग। ठीक है, अगर दूसरे अंग की बात करेंगे तो वो हमारे होते हैं दांत यानी तीत। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो वो होती है लार ग्रंथियां। ठीक है, तो इन हम ग्रंथियों को हम लिख दे रहे हैं नाम, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे उन पाचक ग्रंथियों के साथ में। ठीक है, तो हम इसको बाद में देख लेंगे। फिलहाल बस हमें इस माउथ गुहा में बस 2 ही चीजों को याद रखनी है, 2 ही चीजें पढ़नी है अभी, वो है हमारा जीभ। अगर हम बात करेंगे पहले अंग की, जो कि हमारा पहला टंग, यानी अगर हम जीभ की बात करें तो जीभ ये क्या होती है। ठीक है, ये क्या होती हैं। ठीक है, तो जीभ क्या होगी, यह मांस की बनी होती है पहली बात। ठीक है, जो कि आगे स्वतंत्र होती हैं और पीछे किससे जुड़ी होती हैं, एक पार्ट्स होता है माउथ कैविटी में, फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक है, तो उस फ्रेनुलम से जो कि होता है फ्रेनुलम से, उस फ्रेनुलम से क्या होती है, टंग का जो पिछला हिस्सा होता है वो जुड़ा होता है और आगे वाला हिस्सा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक नॉर्मली एक टंग की बात टंग बनाए, एक जनरल फिगर हम बना रहे हैं। ठीक है, ये कोई एकदम एक्यूरेट फिगर नहीं है, बस एक जनरल फिगर समझने के लिए हम लोग देख लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, यही जो पीछे वाला हिस्सा जो टंग वो ज्वाइंट होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, फ्रेनुलम बोलेंगे, यही हमारा क्या है, फ्रेनुलम है, ये हमारी फ्रेनुलम है। अब हमने ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस टंग पे क्या होता है, छोटी छोटी ऐसे दाने दाने टाइप दिखते हैं हमें। आपने अगर कभी सुबह ब्रश करते गए होंगे तो ऐसे आपके जब जीभ पे, टंग पे ऐसे ऐसे जैसे लगेगा कि कुछ हिस्सा उठा हुआ, हल्की हल्की दाने टाइप ऐसे हमारी जीभ पे होते हैं। और ये ऐसे कहो तो ये जीभ हमारे 2 भागों में लगती है, डिवाइडेड है। ठीक है, तो ऐसे हमारे होते हैं। इन पेपल्स को क्या कहते हैं, यही हमारी क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी टेस्टिव ग्लैंड होती है, टेस्ट ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं की वजह से ही हम क्या करते हैं, हम अनेक प्रकार के स्वादों का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्वाद कलिकाएं होगी। अब पूछा जाता है कि इस टंग का कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो कार्य अगर बात करें तो पहला बात तो ये स्वाद का अनुभव कराएंगी। ठीक है, स्वाद का अनुभव, स्वाद को बताने का काम। ठीक है, बताना, स्वाद को बताना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगी तो ये क्या करती है, भोजन का गमन करेंगी, भोजन का मुख में क्या करेंगी, गमन करेंगी। मतलब देखते हैं ना, भोजन को जीभ के थ्रू इधर से उधर किया जाता है। ठीक है, अगर तीसरी बात करें तो ये ध्वनि उत्पन्न करने में, ध्वनि में सहायक, यानी ध्वनि में सहायक का मतलब क्या हो गया कि ये आवाज अगर हम बोलेंगे तो उसमें हमारी जीभ बहुत ज़्यादा योगदान होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं जिनको हमें बोलने में ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सिंपल अगर कहें हम तो, अगर आप तो बोलने की कोशिश करेंगे अभी तो देखेंगे आपकी जीभ जो है वो दांत से टकराएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो होती है जीभ जो होती है वो ध्वनि को बोलने में सहायक होगी, भोजन के गमन में और स्वाद को बताने में। ठीक है, अगर बात करिए अगर स्वाद बताती हैं तो ये कहाँ पे हमें कोई स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे हमें टंग के जो आगे वाला हिस्सा होता है उससे हमें क्या महसूस होता है, वो हमें बताती हैं मीठेपन की। ठीक है, अगर मीठा अगर हमें जानना है
तो वो हो गया स्वीट, यानी हमें आगे हिस्सा जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर पीछे की बात करें तो पीछे हिस्से में हमें क्या महसूस होता है, कड़वा यानी बिटर। ठीक है, हमें कैसा महसूस होगा, कड़वापन, यानी हमें अगर हम दवा ववा खाते हैं तो वो हमें देखते हैं कि पीछे गले के एकदम नीचे टाइप में हमें अजीब सा स्वाद महसूस होता है। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि वहीं पे वो स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो कड़वे वाली के लिए होती हैं। ठीक है, अगर अब बात करेंगे नमकीन और बचा खट्टा। ठीक है, तो नमकीन की बात करेंगे तो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है वो हमें सॉल्टी यानी नमकीन पता चलेगा। ठीक है, और किनारों किनारों पे हमें क्या पता चलेगा, खट्टा। ठीक है, खट्टा यानी सौर। ठीक है, हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, ये हमारा पता चल गया कि टंग के किस किस भाग से हमें होता है। अगर आप इसको याद करना हो तो सिंपल आप समझ लीजिए कि हमारे मुंह के सामने लोग मीठा मीठा बोलते हैं, यानी हमारी टंग के आगे वाला हिस्सा मीठापन को दिखाएगा। पीछे हमने देखा है कि हमने हमारे पीठ पीछे होते ये लोग हमारी बुराई करना शुरू करते हैं, तो बुराई का मतलब समझ लिए कड़वा लोग बोलते हैं, यानी टंग का जो पिछला हिस्सा होता है वो कड़वा होता है, बाकी दो बच गए, बीच में नमकीन और किनारों पे खट्टा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह देंगे कि मीठा जो होता है वो हमारे आगे, ठीक है, और पीछे कड़वा। तो ये हमारा चीज हो गया, ये हमारी हो गई टंग। अब टंग के बाद हमारा अगला रहेगा जो कि तीत। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें ताकि हम पढ़ें तीत पे। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा जो है वो है तीत। दांत पहले लिखें, दांत यानी तीत। ठीक है, अब तीत क्या होते हैं, तो जो तीत होते हैं वो दो जबड़ों में, हमारे ऊपर और निचले जबड़ों में, मसूड़ों में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, जो दांत होते हैं वो हमारे दोनों जबड़ों में मसूड़ों के अंदर फिट बैठे होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, अगर हम बात किया जाए इसी को हम क्या कहते हैं, अगर हम बात करें दांत का जो ऊपरी वाला सिरा होता है वो किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है, और वो हमारे शरीर का क्या है, सबसे कठोर भाग है। ठीक है, तो सबसे कठोर अगर भाग की बात की जाए तो जो तीत का क्या होता है, इनेमल होता है, और जो जबड़ों में फिक्स होते हैं वो मसूड़ों में क्या करते हैं, ये दांत अच्छे से फिक्स होते हैं। अगर हम बात किया जाए इन्हीं अरेंजमेंट को, यानी मसूड़ों और तीत के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, थेकोडेंट के नाम से जानते हैं, यानी गर्तदंती भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम छोटी सी चीज पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि वयस्क मनुष्यों में जो दांतों की संख्या होती है वो टोटल कितने प्रकार की होती है, वो टोटल प्रकार अगर पूछेगा तो वो 4 प्रकार की होती है। टोटल संख्या पूछ दे अगर, कुल संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 32। अगर बच्चों में पूछा जाए तो वो बच्चों में केवल और केवल 20 होते हैं। अगर दांत के प्रकार कहें तो दांत कितने प्रकार टाइप के होते हैं, टाइप अगर पूछा जाए तो वो 2 तरह के होते हैं, एक दूध वाले दांत होते हैं और एक और स्थायी दांत होते हैं। यानी दूध वाले दांत को हम अस्थायी दांत कहते हैं और इसको हम अस्थायी परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। अगर हम दांतों के टाइप प्रकार की बात करें तो जो प्रकार होते हैं, दांतों के जो प्रकार होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं हमारे 4 तरह के। ठीक है, पहला कौन कौन है, 4 तरह के होते हैं, इनको हम दूसरे पेन से लिखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। ये पहला होते हैं कृंतक। ठीक है, क्या होते हैं, कृंतक यानी इंसाइजर, इंसीजर बोलिए या इंसाइजर बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कृंतक होते हैं। ये कृंतक, अब इनका काम क्या है, कृंतक का काम होता है ये भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, काटने का काम करेंगे। कृंतक से पता चल रहा है कैसे काटना, ठीक है, तो ये काटने छाटने का काम करेंगे, ये हमारा काटने का काम करते हैं, काटने का कार्य करेंगे। ठीक है, भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। इसीलिए देखते हैं, आपने देखा होगा कि जितने शाकाहारी जानवर होते हैं उनके आगे वाले दांत, जैसे गाय भैंस के अगर आप आगे वाला दांत देखेंगे तो वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, और साथ थोड़ा होंगे, पतले होंगे लेकिन चौड़े चौड़े होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, क्योंकि वो चारा को, घास को काटने का काम करेंगे ना, तो उनके ये दांत बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए ये इनका कब आते हैं, इनकी निकलने के हमारे मुख में कब निकलते हैं, तो ये निकलते हैं लगभग 5 से 6 माह में, ये क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये 5 से 6 माह में ये निकल जाएंगे आसानी से। ठीक है, यही बच्चों में देखते हो, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही ये ऊपर नीचे
नीचे दो दो दांत आ जाते हैं, तो वो कौन से दांत होते हैं? यही कृंतक यानी इंसाइजर होते हैं। और बच्चों को अगर आप ज्यादा परेशान करें तो वो तुरंत आपकी उंगली कुछ भी हाथ को लेकर सीधे अपने मुंह में डालते हैं और बहुत तेजी से काटते हैं। या खाना खिलाते समय छोटे बच्चों को गलती से अगर उंगली रह जाए तो वो बहुत तेजी से उस उंगली को काटते हैं। ठीक है, तो वो समझिए उनका वो क्या है? सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब अगर बात करेंगे कृंतक, तो इनकी अगर संख्या पूछा जाएगा तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 8 ही होती है। ठीक है, हमारे ऊपर नीचे जबड़ों में टोटल संख्या कितनी होती है? इसकी 8 होती है। ठीक है, वो हम आगे इनकी संख्या भी पढ़ लेंगे, टीथ का जो फार्मूला होता है उसके थ्रू हम जान लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे, ये पहला हमारा था। दूसरा अगर हम देखें, जो दूसरे तरह के दांत होते हैं वो होते हैं रदनक। ठीक है, रदनक यानी कैनाइन। ठीक है, कैनाइन्स। इसको रेड पेन से लिखा जाए क्या? ब्लैक से रेड दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये कैनाइन्स होते हैं। अब कैनाइन्स का काम क्या है? कैनाइन्स का सिंपली वर्क क्या होता है? कैनाइन्स क्या काम करेंगे? सिंपल केवल ये किसी भी को काटने कह रहे हैं, इसको चीरने फाड़ने का काम करेंगे। भोज्य पदार्थों का कैनाइन क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का काम करेंगे। चीरने या फाड़ने का काम करेंगे। ठीक है, चीरने फाड़ने का काम करेंगे। ठीक है, चीरने फाड़ने का, भोज्य पदार्थों को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अब बात किया जाए कि इनके निकलने की अवधि कितनी होती है, तो ये लगभग 11 से 12 माह में यानी महीनों में ये आ जाते हैं हमारे मुख में। बच्चों में ये 11 से 12 महीनों में आ जाते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, ये 4 होते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2 साइड में। ठीक है, अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जितने मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी भी जो रदनक होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और शार्प होते हैं। ठीक है, जैसे शेर का देखा होगा साइड में निकला होगा, बिल्ली का या कुत्ता का या चीता बाघ ऐसे होते हैं। या आपने मूवी में भी देखा होगा, जैसे वैम्पायर होते हैं ना, वैम्पायर या भेड़िए जो होते थे, आपने साइंस फिक्शन मूवी में देखा होगा कि उनके बड़े बड़े दांत होते थे और वो खून का सेवन करते थे। ठीक है, किसी के गले पे काट लिया करते। ठीक है, तो उसी तरह आप समझ लीजिए उसको याद करने के लिए कि जो रदनक होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। जितने मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया रहता है उन दांतों का। ठीक है, अब अगली अगर दांत की बात की जाए, जो तीसरा दांत है वो हमारा होता है अग्र चमड़क। जो तीसरा दांत होता है वो है हमारा अग्र चमड़क, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। ठीक है, इनको हम कहते हैं प्रीमोलर। ये जो है हमारे अग्र चमड़क। अब ये क्या करेंगे, जब भोजन को चीर फाड़ दिया जाएगा तब ये अगला जो काम होता है उस दांत का काम होता है अग्र चमड़क। ये उसको पीसने का काम करेंगे। क्या करेंगे? पीसने का काम करेंगे। ठीक है, एकदम पीस के उसको लुगदी बना देंगे। ठीक है, भोजन को पीसने के बाद लुगदी बोला जाएगा, तो वो पीसने का काम करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इनके आने की अवधि कितनी है, तो ये लगभग कितना भी लेट होंगे, ये 12 साल तक ये क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। हमारे मुख में जो इनकी संख्या हो जाती है वो 12 साल में हमारे आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी टोटल संख्या होती है 8। ठीक है, अगर हम यहीं तक देखें तो ये पूरे हम देखेंगे 8, ये 8 8 16 4 16 4 20, ये हमारा हो गया 20। और यही हमारे बच्चे जो होते हैं, बच्चों में दांतों की संख्या टोटल निकल के आती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि दांतों की संख्या 32 होती है, तो वही 32वां अगला जो 32 में काउंट करेगा कौन? वो होंगे चौवड़क, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलर। ये हमारे हैं चौवड़क, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। ठीक है, यही हमारे अगले दांत हैं, जो अब कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होंगे जिसको ये हम चबा नहीं, वो इसको अग्र चौवड़क पीस नहीं पाता है, तो वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। वो कहाँ पहुंचता है? चौवड़क। ठीक है, चौवड़क। इसीलिए आप देखते हैं बच्चे ज्यादा जो कड़ी चीज होती है उसको नहीं खा पाते हैं और बड़े लोग खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास चौवड़क मौजूद होता है। ठीक है, अब बात करेंगे चौवड़क, तो जो बच गया उसी को पीसने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसके निकलने की जो अवधि होती है, ये लगभग 15 साल तक, 15 साल में ये क्या हो जाते हैं? ये निकल जाते हैं। 15 साल तक होते होते ये लगभग निकल जाते हैं। यानी हमारा 15-16 साल में ये हमारे टोटल 32 दांत हो जाएंगे। अगर आप 15-16 साल के एवरेजली होंगे, और होंगे भी क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ने वाले लगभग बच्चे उसी साल के होंगे, तो अगर आप उस साल के होंगे, उतने में होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके 32 के 32 दांत हैं। हाँ, टूटे ना हो तो। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इनकी संख्या कितनी होती है, तो हमने पढ़ा था कि 20 वो
20 ये हुए, टोटल 32 होते, बचे कितने 12। तो इनकी संख्या आसानी से हम काउंट कर लेंगे, इनकी संख्या टोटल और टोटल कितनी होती है 12 होती है। ठीक है, तो ये हमारे दांतों के प्रकार हैं और उनके कार्य, उनकी संख्या कितनी होती है और उनके निकलने की अवधि कितनी होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ लीजिए, फिर एक छोटा सा हम लोग चाहे इसी में हम लोग इंक्लूड कर देते हैं दंत सूत्र जिसको कहते हैं दंत सूत्र या टीथ फॉर्मूला। टीथ फॉर्मूला अगर टीथ फॉर्मूला की बात करें तो वो सिंपल आप याद रखे रहिएगा, 2 1 2 3 नीचे 2 1 2 3 इंटू 2। अब ये सोचेंगे ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम इन दांतों को, इनको हम ऐसे, ये समझिए हमारा क्या है जबड़ा है, जबड़े को 2 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, 2 जबड़े 4 भागों में बट गए। अब ये क्या होता है 2 है, जो ये 2 ऊपर होगा और उसका 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी यहां 2 और इधर भी 2। ठीक उसी तरह नीचे भी 2 2 से है, इधर भी 2 और इधर भी। अब अगर काउंट करेंगे तो 8 हमारे पास मौजूद हो गए ना। ठीक उसी तरह अगला जो आएगा 1, एक एक, यानी कौन होते हैं रत्नक। तो एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये टोटल हो गए 4। अब इसके बाद नंबर आएगा हमारा प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, तो इधर 2 और इधर 2, इधर भी 2 और हमारा इधर भी 2। ठीक है, अब ये हमारा काउंट करेंगे तो 8 हो जाएंगे। इसके बाद नंबर आएगा चमड़क को, तो चमड़क को एक तरफ 3, एक तरफ 3, नीचे भी 3 एक तरफ और इधर भी एक तरफ। ठीक है, तो ये टोटल हमारे दांतों में जो संख्या हो जाएगी हम देखेंगे टोटल 32 हो जाएंगे। अगर बात किया जाएगा बच्चों के, ये तो वयस्क मनुष्यों में दांत का फार्मूला है। अगर बच्चों का पूछा जाएगा तो बच्चों में सीधे कुछ नहीं करना है, हमें 3 को हटा देना है। यानी हमने पढ़ा था कि बच्चों में क्या होते हैं, चमड़क नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों के दंत सूत्र हैं। ठीक है, ये बच्चों के लिए है और ये वयस्क के लिए, बड़ों के लिए। ठीक है, तो सिंपल यही दंत का फार्मूला है। अब आप चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे, मिटा देते हैं। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा हमने पार्ट देखा था वो क्या था, ग्रसनी था। ठीक है, ग्रसनी, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये क्या काम है, तो ये सिंपली ये फेरिंग्स ये क्या काम करेंगी, ये सिंपली हमारे इस गले में दो नलियां होती है, उन्हीं को डिवाइड कर देंगी। और मतलब समझिए जैसे ये 2 नलियां हैं, एक हमारी क्या होती है श्वास नली और एक होती है, यही हमारी है ग्रास नली। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारी ग्रास नली है और ये हम श्वास नली हम किस में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये श्वास नली होती है, यही से ग्रसनी होगी। ये क्या करेगी, इसको 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। ये पर्टिकुलर एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर हमारा बनाने के लिए उतना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, बस सिंपल आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि ग्रसनी कहाँ स्थित होगी, यहीं पे होगी। ये क्या करती है, यही 2 नलियों को डिवाइड करती है, श्वास नली और ग्रास नली को। ठीक है, तो अब श्वास नली के ऊपर हमने देखा एक पाया जाता है एपिग्लॉटिक्स नाम से उपास्थि पाई जाती है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। ये उपास्थि का बस क्या काम होता है कि जब भी हम कोई भी भोजन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ये क्या करती है एपिग्लॉटिक्स, उसको श्वास नली को बंद कर देती है। ठीक है, बंद इसलिए करती है ताकि इसमें से कोई भी, इसमें फूड, कोई भी भोजन का पदार्थ या भोज्य पदार्थ इसमें न जा सके और खाना आसानी से ग्रास नली से होते हुए हमारा आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसीलिए कई बार आपने सुना होगा घर पे बोलते टाइम, मतलब खाते टाइम बोलना नहीं, अगर खाते टाइम बोलोगे तो सरक जाएगा, चाहे जो भी कुछ हो जाएगा, खांसी आने लगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं यहीं पे हमारा, जब इसको हम श्वास नली पढ़ेंगे तो इसी में सुनेंगे कि लैरिक्स यानी स्वर तंत्रिका, स्वर वो पाए जाएंगे, स्वर जहां से आवाज निकलेगी, तो वहीं पे स्वर तंत्रिकाएं भी कह सकते हैं, लैरिक्स कहते हैं, तो वहीं पे वो पाई जाती हैं। तो अगर हम बोलेंगे तो वो ये एपिग्लॉटिक्स क्या हो जाता है, खुल जाएगा, क्योंकि हवा निकलेगी, बोलते टाइम हवा निकलती है, तो ये खुल जाएगा। और उस टाइम अगर खाना खा रहे होंगे हम, तो वो फूड के पार्टिकल इसके अंदर आ जाएंगे, जिससे हमें हो सकता है कि सरक जाए। और ये होगा भी क्योंकि इस श्वास नली में केवल और केवल ये सूखी होती है और इसमें केवल हवा जाने के लिए होता है। अगर गलती से
पानी या कुछ भोज्य पदार्थ चला गया तो डायाफ्राम क्या करता है, एक जोर से प्रेशर लगाता है लंग्स पे, फेफड़ों पे, और वो फेफड़े उसको बाहर कर देते हैं, मुख से या नाक के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अगर सड़क जाए तो नाक से या मुख से पानी या कुछ भी भोज्य पदार्थ आ जाता है, ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है, ठीक है। अब यही ग्रास नली में डिवाइड हो जाएगा। तो बस इसको इतना समझना है कि ग्रसनी जो होती है वो डिवीजन का काम करेगी, किसको, श्वास नली और ग्रास नली, ठीक है। अब हमारा अगला जो मेन टॉपिक है, अगला अब हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बाद हमारा अगला है ग्रास नली, ठीक है। तो अगला हमारा है, अगर इसको हम सी लिखें, वो हमारा है ग्रास नली, जिसको हम एसोफेगस या ओसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश नाम भी याद रखिए क्योंकि हमारे लिए आसानी होगा, ठीक है, क्योंकि अगर गलती से हम हायर स्टडी के लिए जाएंगे तो सडन ही ये सारे हिंदी नाम इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी। अगर हम बचपन से छोटे से ही अगर कुछ इंग्लिश नाम जाने रहेंगे तो हमारे लिए आसानी होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि ग्रास नली क्या होती है, तो ग्रास नली अभी जस्ट बताया, तो ये ग्रास नली यही हमारा कहां से कहां तक जाएगी, तो ये हमारे वक्षस्थल यानी वक्ष गुहा को पार करते हुए, ठीक है, जिसको हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, तो ये उसको पार करते हुए कहां तक जाती है, ये उसको पार करते हुए डायफ्राम के नीचे कहां जुड़ती है, अमाशय से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ टोटल होती है 25 से हमारी कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगर हम इसके लेंथ की बात करेंगे तो 25 से 23 सेंटीमीटर की होती है। अब आप कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर यहां तक करीब आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये क्या होती है, अगर ये टोटल पेशी से बनी होती है, पेशी होती है। अब इसमें सोचेंगे कि भोजन कैसे आता है, तो सिंपली ये मुख में जो भोजन पचता है वो पचेगा कैसे, वो हम सब पाचन क्रिया में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे आएगा, लेकिन अब वो आएगा तो कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में आ सकता है आपके पेपर में कि ग्रास नली में भोजन किस गति के थ्रू अमाशय में पहुंचता है, तो वो उस गति को, जो इसमें गति जो होती है, उस गति का क्या नाम है, उस गति का नाम है क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति, ठीक है। उस गति को हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। मतलब कि किसी पाइप में कोई बड़ी चीज अगर इंटर कराइए तो देखेंगे जहां तक वो पार्टिकल होगा वो वहां पार्ट खुला होगा, बाकी अपने नॉर्मल स्थिति होगा। फिर अगर वो पार्टिकल आगे चला जाएगा तो पीछे वाला नॉर्मल स्थिति होगा और वो आगे वाला पार्ट फिर खुल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया के तहत होते हुए वो क्रमाकुंचन गति करते हुए भोज्य पदार्थ कहां पहुंच जाता है, हमारे अगले अंग में, जिसका नाम अमाशय, वो आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, या टीचर कोई भी पूछ सकता है कि क्या ग्रास नली में या एसोफेगस में क्या भोजन का पाचन होता है, तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं। इस ग्रास नलिका में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। ये सिंपल एक पाइप है, नली है, जो कि भोजन को कहां तक पहुंचाएगी, मुख से लेकर अमाशय के पास पहुंचा देगी, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। तो टीचर या वाइवा के टाइम पे एग्जामिनर हमें कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछ देते हैं कि अच्छा बताओ क्या ग्रास नली में पाचन होता है, तो कैसे होता है, ये नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ग्रास नली में पाचन कैसे होता है, तो बच्चा सोचेगा कि यानी सर जी लग रहा है पाचन होता है, तो अब वो कंफ्यूज हो जाएगा। सीधे आपको कहना है कि सर ग्रास नली में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है, और वो टीचर आपको फुल नंबर दे देंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मेन जो टॉपिक है वो हमारा पढ़ेंगे आमाशय, ठीक है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक, ठीक है, स्टमक, अमाशय क्या होता है, ठीक है। तो अमाशय अगर शेप करें तो ये जे शेप में होता है, अंग्रेजी लेटर के जे शेप में होता है। अगर उसका हम छोटा सा एक नमूना बना दिया जाए, ठीक है, ये ऐसे ही शेप में होगा, ठीक है। और ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे जितने गैस्ट्रिक वाले एड्स या कुछ इनो पे देखा होगा, ऐसे चीजें या कुछ ऐसी दवाइयां होती है जिस पर ऐसे ही फिगर बना होता है, तो वो कुछ नहीं होता है, वही आमाशय होगा। तो यही आमाशय है। अगर आमाशय की बात करें, यही वाला आगे वाला हिस्सा हमारे ग्रास नली से जुड़ जाता है। अगर आमाशय की बात करें तो इस आमाशय में ऐसी छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथियां बोलते हैं। यही जठर ग्रंथियां ऐसे ही संरचना में पाई जाएंगी, ठीक है, ये पूरे दीवार पे उसके पाई जाएंगी। अब ये क्या करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है, जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
ठीक है, ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा क्या निकलता है, HCl निकलेगा। ठीक है, HCl क्या है, अगर इसका नाम आप जरूर कमेंट में बताइए कि HCl क्या है। ठीक है, तो यह एक तरह का अम्ल है, लेकिन इसका रासायनिक नाम जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है, तो इसी को हम HCl की वजह से ही ये इसी जठर ग्रंथियां से HCl निकलता है। अब HCl का क्या काम होता है, बस कुछ नहीं, ये सिंपल, ये भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिव करता है। ठीक है, पेप्सिन को एक्टिव करेगा, और पेप्सिन क्या करेगा, वो सिंपली थोड़ा सा जान लीजिए, नहीं तो बाकी हम डीपली पढ़ेंगे अभी जब पाचन क्रिया पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिव करेगा, और पेप्सिन क्या करेगा, हमारे फूड में जो भी प्रोटीन होगा उसको पेप्टोन में बदल देगा। ठीक है, तो ये सिंपली समझ लीजिए। ठीक है, ये HCl है। ठीक है, तो ये हमारा रहा अमाशय। ठीक है, अब बात किया जाता है, कई बार पूछा जाता है कि वो इसमें जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो इसमें पचा हुआ भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस अमाशय में पचे हुए भोजन को हम क्या नाम बोल देते हैं, काइम बोला जाता है, यानी CHYME, काइम बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें जो भोजन पचता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब एक चीज और कॉमन क्वेश्चन है कि हमें क्यों, हमारे घर पे लोग भली साइंस नहीं जानते लेकिन वो बेसिक चीजें कुछ जानते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा तुमको रात में बिना खाए नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो वो बिना रात में क्यों खाए नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में जो HCl होता है वो टाइम से निकलता रहता है, सिक्रेट होता रहेगा, स्रावित होता रहेगा। अब बताइए, अगर आपके अमाशय में कोई भोज्य पदार्थ नहीं होगा तो क्या वो HCl अम्ल है, वो अम्ल क्या करता है, इन्हीं जठर ग्रंथियों को ही क्या करेगा, डैमेज करना शुरू करेगा, खराब करना शुरू करेगा। ठीक है, और उन्हीं की वजह से हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ हमें रात को टाइम खा के सोना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं खाएंगे तो वो जब ये प्रक्रिया जब ज्यादा दिनों से चलेगी तो धीरे धीरे हमारी जठर ग्रंथियां क्या हो जाएंगी, कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, और देखेंगे अगर हम कुछ भी खाएंगे तो हमें सही से नहीं पचेगा और हमारा हमेशा पेट दर्द या कुछ भी होता रहेगा। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए, उन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या सिंपल याद रखना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ रात के टाइम में खा के सोना चाहिए, क्योंकि दिन होता है तो दिन में हम कुछ ना कुछ जरूर खा लेते हैं, लेकिन रात के टाइम पे हम कहाँ खाते हैं, तो इसलिए रात के टाइम भी खाना खा के ही सोना चाहिए। और इसी वजह से जो रात में जो खाना नहीं खाते हैं या कम खाना खाते हैं, जो नहीं खाते हैं, उनके अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आपने जरूर सुना होगा, पेट की जो बीमारी होती है इसी वजह से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह की बीमारी है जिसको हम अल्सर कहा जाता है, ये वही होता है हमारे पेट में। ठीक है, तो ये हमारा रहा अमाशय। इसमें कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो कोई ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है आंत। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला होता है आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो वो आंत हम पढ़ेंगे कितनी है, पहली हमारी छोटी आंत और दूसरी हमारी बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन ये है और ऊपर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये हमारी दो आंत हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो छोटी आंत है ये छोटी आंत का क्या होता है। ठीक है, तो ये जो छोटी आंत होती है ये, अब हम देखेंगे छोटी जो आंत होती है ये क्या होती है, तो ये छोटी आंत होती है, इसी में हमारा भोजन का संपूर्ण पाचन होगा। ठीक है, जो बचा हुआ भोजन होता है वो अंतिम पाचन हमारा छोटी आंत में ही हो जाता है। अगर हम छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 5 से 7 मीटर के लगभग होती है। ठीक है, अगर चौड़ाई बात किया जाए, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर के आसपास होगी। ठीक है, तो ये टोटल होती है छोटी आंत। ठीक है, तो ये छोटी आंत हो गई। ठीक है, अगर बात किया जाए तो ये आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट है, बड़ा नहीं, सबसे लंबा पार्ट है, क्योंकि हमने आहार नाल को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि 8 से 10 मीटर लंबाई होती है आहार नाल की, और उस टाइम पे कहा था कि छोटी आंत की ही उसमें लंबाई इंक्लूड होती है, तो वही ये छोटी आंत है जो 5 से 7 मीटर की होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो छोटी आंत होती है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, तो वो हमारा 3 टाइप्स की होती है, जिसको पहला टाइप्स क्या कहेंगे, पहला होती है ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, ये दूसरे की अगर बात करें तो हम जेजुनम कहते हैं या जेजुनम। ठीक है, तो जेजुनम, ठीक है, जेजुनम होता है।
ठीक है, जेजुनम होता है, और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है इलियम। ठीक है, इलियम। ठीक है, ये तीसरा जो होता है वो इलियम होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे ये ग्रहणी क्या है। तो ये ग्रहणी लगभग यू आकार में किससे जुड़ती हैं, वो अमाशय से जाके जुड़ी होती है। बस सिंपल इतना हल्का फुल्का बस नाम जान लीजिए। ये जो पूरी तरह से डिटेल हम पढ़ेंगे वो 11th 12th में हमें पढ़ने को मिल जाएगा। यहां पर बस आप समझ लीजिए कि ग्रहणी, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट्स होते हैं इस छोटी आंत में। अब इसी छोटी आंत में हमारे भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाएगा, और पचा हुआ भोजन का क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि पाचन कितने क्रियाओं में, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पाचन के कितने चरण होते हैं, उसमें आपने तीसरा चरण पढ़ा था कि पाचन के पश्चात तीसरा चरण था क्या, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। तो यहीं पे पचा हुआ भोजन का क्या होना स्टार्ट होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद जब हम श्वसन करेंगे तो श्वसन के साथ जब ऑक्सीजन का मिलेगा तो वहां पर ऑक्सीकरण होगा और एनर्जी बनना शुरू होती है। वही एनर्जी जब कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब करके सोखी जाएगी, मिक्स होगी, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं या स्वांगीकरण कहते हैं। और जो बचा हुआ भोजन है, वही बचा हुआ भोजन अब हमारा जो ऐसा भोजन जो हमारे शरीर में नहीं पच पाता है या हमारे शरीर के अंगों के द्वारा नहीं पचाया जा सकता है, वो कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में पहुंच जाएगा। ठीक है, उस बड़ी आंत में पहुंचते ही अब वो कहां से निकल जाएगा, बड़ी आंत में रखा होगा और वहां इकट्ठा होगा, और टाइम के बाद वो कहां से, एनस यानी गुदा के द्वार से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बड़ी आंत के भी टाइप्स होते हैं, तो इसको भी लिख लीजिए। पहले आप ये मिटा लीजिए, चाहिए इसी को लिख लीजिए, फिर उसके साथ लास्ट में निकाला जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आंत का के पार्ट्स भी होते हैं। बड़ी आंत के अगर 2 पार्ट्स बात करें तो कौन कौन होंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं, पहला और दूसरा। इसको हम ब्लैक से लिखेंगे ताकि आसानी होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, पहला होता है कोलोन, ठीक है, और दूसरा होता है रेक्टम। रेक्टम, और इसको कोलोन। ठीक है, कोलोन। इस रेक्टम को हम बृहदांत भी कहते हैं या क्षुद्रांत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो इसी रेक्टम का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो होता है एनस। ठीक है, जिसको गुदा कहते हैं, गुदा कहेंगे, और इसी से हमारा क्या होता है, भोजन बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये हमारे सभी रहे, हमारे पाचन में जो भी हमारे अंग इंक्लूड हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास बचा है एक पाचक ग्रंथियां, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भोजन में पाचन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो वो हमारा आई थिंक वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा होने वाला है। ठीक है, आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो हम जो अब हमें जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा पार्ट है कि पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, और हमारा भोजन जो कैसे कैसे पचता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स, एंजाइम्स या कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां काम करती हैं, और उन भोजन का कैसे कैसे पाचन होगा, किन भोजन के घटकों का पाचन पहले होगा, किसका बाद में होगा, किसका कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब हम तमाम चीज़ें, जानकारियां हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो कि रहेगा कल। तब तक के लिए आप एक काम करिए, इनको चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, और जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर इसके पहले की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं इस पहले चैप्टर की, तो आप प्रीवियस वीडियो में भी आप जाके प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ का बायोलॉजी क्लास 10th की यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड्स के लिए लिखा गया है, उसमें आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और भी साइंस में भौतिक विज्ञान या केमिस्ट्री के चैप्टर्स को भी आपको अदर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप जरूर वहां जाके देखिए। और इस चैप्टर को देखने के पहले आप वो बेसिक चीजें भी देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिए, फिर अगला जो कल आएगा वीडियो उसको भी आप देखने का जरूर कोशिश करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।